कई बार कुछ लोगों को दूसरों का मजाक उड़ाने में, उनकी इंसल्ट करने में, पीठ पीछे उनकी बुराई करने में, उनमें कमियां निकालने में, उनको डीमोटिवेट करने में, उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न करने में, इन सारी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। ये लोग कभी भी अपनी तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं कि हम में कुछ कमी है, हम अपने अंदर कुछ सुधार करें। नहीं, उनकी नज़रें हमेशा सामने वाले की कमियों को तलाशने में रहती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब इन्हें ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ज़्यादा कैपेबल है, हमसे ज़्यादा बेहतर है, हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तब वो और भी ज़्यादा शिद्दत से उस इंसान की कमियां ढूंढने में लग जाते हैं। और अगर ना मिले तो क्रिएट करते हैं, जो चीज़ नहीं है उसे क्रिएट करते हैं। और इन लोगों की नज़र ही ऐसी हो जाती है कि ये हर चीज़ में सिर्फ कमी ढूंढते हैं, ख़ास तौर पे उस शख्स में जिससे इन्हें विशेष तौर पर नफ़रत है। चाहे रीज़न कुछ भी हो, चाहे उसमें कोई कमी ना भी हो, वो उनसे बेहतर कर रहा हो, पर तकलीफ़ यही है ना कि वो हमसे बेहतर कर रहा है, इसीलिए वो उसमें कमियां तलाशते हैं। इस तरह के लोग जब इस तरह का एक कर्मा क्रिएट करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। उन्हें लगता है कि मतलब वो खुद को ही जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हम तो ठीक ही कर रहे हैं, हमने क्या ही कर दिया, ठीक है, अब किसी के लिए बुरा बोल दिया तो इतना भी क्या बड़ी बात हो गई। पर आपको नहीं पता ना कि आपने तो यूं ही किसी के लिए बुरा ही बोल दिया, क्या ही बात हो गई। आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति को आपने कितना हर्ट किया है, वो जो आपके लफ्ज़ हैं वो कितना अंदर तक उसे छेद कर गए हैं। और अगर कहीं ये है कि वो कमी उस व्यक्ति में थी भी नहीं, वो इंसान एक नेक इंसान था, तब आपने ये किया है, तब तो ये कर्मा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ उस इंसान को हर्ट करने की नीयत से ये किया है। सिर्फ अपनी कमियां छुपा के उस इंसान की कमियों को उजागर करके कुछ आनंद लिया है कि हम कैपेबल नहीं है, तो इसकी बुराई करके हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि इसको ऊपर से नीचे खींच लेते हैं, हम तो ऊपर जा नहीं सकते। तो ये जो आनंद लेते हैं, कई बार बहुत सारे लोग इस चीज़ में आनंद लेते हैं, इसका नतीजा क्या होता है? प्रकृति इसका हिसाब कैसे करती है? ये कर्मा कैसे लौट कर आता है? इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ अजीत जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। अजीत जी, जो कि एक 35 वर्षीय युवक है। अजीत जी देखने में अच्छे हैं, अच्छी जॉब पर भी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में लड़कियां नहीं आई या उनके लिए रिश्ते नहीं आए। वो बताते हैं कि जब वो कॉलेज टाइम में थे तब भी उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। बाद में भी एक और, जब उसके साथ ब्रेकअप हो गया, एक दूसरी लड़की भी उनकी ज़िंदगी में आई, फिर एक तीसरी लड़की भी उनकी ज़िंदगी में आई। लेकिन हर बार जो भी लड़की उनकी ज़िंदगी में आई, वो बस उनका यूज़ करती थी। और पता नहीं क्यों, कोई रीज़न तो कुछ विशेष होता ही नहीं था। कुछ बेमतलब के ही रीज़न होते थे। बस ज़बान से कोई बात निकल गई, हल्का-सा कोई मज़ाक चुभ गया, बस ऐसी मामूली सी कोई बात होती थी, कोई बड़ी ब्लंडर बात भी नहीं होती थी, और वो लड़कियां ब्रेकअप करके चली जाती थी। ये चीज़ अजीत जी को बहुत हर्ट कर रही थी, क्योंकि वो अपना 100% देते थे उन रिश्तों में। बड़ी साफ नीयत के साथ वो उन लड़कियों के साथ रिलेशन में थे और प्रेम करते थे, रिलेशन को अच्छे तरीके से प्यार से आगे बढ़ाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, सीरियस थे। उनके लिए ये चीज़ें इतनी सीधी सरल नहीं थी कि वो लड़कियां जितनी आसानी से आगे मूव ऑन कर गईं, वो नहीं कर पाए। हर टूटा हुआ रिश्ता उनको अंदर तक छेद कर गया। यहाँ तक कि अब जबकि वो लगभग 35 वर्ष के हो चुके हैं, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो उनका जैसे अपने पर से विश्वास ही उठ गया कि क्या मैं प्रेम लायक नहीं हूँ? क्या मेरे जीवन में कोई नहीं आएगा? मुझसे कहाँ क्या गलती हुई? मैंने क्या ही कर दिया? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? एक इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आई। अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि सब कुछ जो अजीत जी के साथ हुआ, ये प्रकृति ने क्यों किया? ऐसा कौन-सा कर्मा था जिसका रिज़ल्ट इस तरीके से उन्हें मिला? ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए अब मैं सीधा कम शब्दों में अजीत जी का जो पूर्व जन्म है, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अजीत जी ने अपने आप को एक गाँव के बड़ी आयु के, लगभग 55 से 60 के बीच की आयु के, एक बड़ी आयु के व्यक्ति के रूप में देखा।
उन्होंने देखा कि वो एक बड़ी आयु के रिस्पेक्टेड पुरुष हैं। आज में उनकी इज्जत है, मान सम्मान है, ठीक ठाक जमीन जायदाद भी है, एक रिस्पेक्टेड इंसान है। उन्होंने देखा कि उस वक्त में, जबकि वो लगभग 50 से 60 के बीच की आयु के लग रहे हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है वो लगभग 24-25 वर्ष की आयु की एक लड़की है। यानी वो लड़की आयु में उनसे बहुत बहुत आधे से भी कम है, शायद उनकी बेटी से भी छोटी आयु की है, जो उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ है। उनके 3 बेटे भी हैं, जो उसी घर में अपने पिता के साथ रहते हैं। और उनका सबसे छोटा बेटा भी उनकी पत्नी से लगभग 2 या 3 वर्ष बड़ा है। उनके सबसे छोटे बेटे का अभी विवाह नहीं हुआ है। उसकी विवाह की आयु है, लेकिन परिवार के बहुत जोर जबरदस्ती करने पर भी वो शादी के लिए तैयार नहीं है। एक से एक बेहतरीन रिश्ते उनके छोटे बेटे के लिए आते हैं, लेकिन वो किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता। हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकालकर इनकार कर देता है। ये बात अजीत जी को बहुत खलती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उनकी पत्नी को पसंद करता है। उन्हें ये लगता है कि उनके छोटे बेटे का अफेयर उनकी पत्नी के साथ है। इसीलिए वो अपने बेटे को तो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वो बराबर का है, उनसे क्रोध से बोलता है, उसके साथ बदतमीजी उनके लिए संभव नहीं। लेकिन वो अपनी पत्नी पर इसकी सारी भड़ास निकालते हैं। अपनी पत्नी को अपमानित करने का, उसका मजाक बनाने का, उसकी कमियां उसे गिनवाने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते। उनकी पत्नी एक गरीब घर की लड़की है और वो एक ऐसे परिवार से आती है जहां वो वापस नहीं जा सकती। उसका मायका लगभग नहीं है। क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आती है, इसलिए उसे अपने मायके से किसी भी तरह की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। एक तरह से उसके मायके वालों ने पूरी तरह से वो जिए या मरे लेकिन अपने ससुराल में ही रहे, इस नज़रिए के साथ उसे छोड़ा हुआ है। उनकी दूसरी पत्नी जो कि माँ नहीं बन पा रही है, और इसके लिए अजीत जी अपनी पत्नी को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका कहना है कि उनके तो 3 पुत्र हैं। अब अगर संतान नहीं हो रही है तो कमी यकीनन उन्हीं में है, उनकी पत्नी में ही है। अगली दृश्य में वो देखते हैं कि उन्होंने पूरे समाज के सामने अपनी पत्नी को अपने सौतेले पुत्र यानी अपने ही छोटे बेटे के साथ संबंध बनाने के लिए पूरे समाज में प्रताड़ित किया है, अपमानित किया है। अब उनकी पत्नी की स्थिति ये हो चुकी है कि समाज की कोई भी सभ्य महिला, कोई भी सभ्य व्यक्ति उसके साथ बात नहीं करता। उसे एक तरह से जैसे समाज से निकाल दिया जाता है, कुछ कुछ ऐसा ही कर दिया गया है। और ये सब कुछ अजीत जी की वजह से हुआ है और वो इस बात से बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी पत्नी पर जीत हासिल कर ली है, उसे सारे समाज से काट दिया है, सबसे दूर कर दिया है। अब वो सिवाय उनकी किसी और से प्रेम नहीं कर सकती और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत अपमानित किया, भावनात्मक पीड़ा पहुंचाई, उसके चरित्र पर लांछन लगाए, जबकि ये सब कुछ झूठ था। हकीकत में उनकी पत्नी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। ये सिर्फ अजीत जी की इनसिक्योरिटी थी कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी पत्नी जो कि युवा है, आकर्षक है, और वो उसके मुकाबले में कहीं खड़े नहीं हो पाते हैं। उनके मन ने एक झूठ क्रिएट कर लिया था कि शायद उनकी पत्नी उनके पुत्र पर आकर्षित है, जबकि ये सच नहीं था। लेकिन अपने इस
झूठी दुनिया, कल्पना की दुनिया को सत्य मानकर उन्होंने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का कोई मौका जाने नहीं दिया। एक इंसान को इतनी पीड़ा और इतना अपमान, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनसे आयु में कम है, आकर्षक है, उनसे ज़्यादा कैपेबल है। वो उनके गुणों से ही जलते थे, क्योंकि वो अब तो युवा होकर उसके सामने नहीं जा सकते। वो अपनी पत्नी की तरह खूबसूरत नहीं है, युवा नहीं है। तो अब इसी को एक हथियार बनाकर, उसी में कमी निकालकर उन्होंने अपनी पत्नी को अपमानित करने का निर्णय लिया। और ये जो उनका एक बिहेवियर था, एक संस्कार था, एक कर्मा था, जो उन्होंने उस एक मासूम सी लड़की के प्रति एकत्र किया था, ये इस बर्थ में जो आज वो दर्द सह रहे थे, बिना किसी रीज़न के, पता नहीं क्यों उन्हें अपमान मिलता है, क्यों बिना किसी रीज़न के कोई लड़की उनके जीवन में आती है और चली जाती है, ये उसी कर्मा का रिजल्ट था। जब अजीत जी को ये चीज़ें समझ में आई, तो उन्हें लगा कि कुदरत तो उनके साथ बहुत सॉफ्ट चल रही है। जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट तो उन्हें मिल ही नहीं रहा। ये तो कुछ भी नहीं है। कुदरत तो उनके साथ बहुत सॉफ्ट चल रही थी। जो उन्होंने किया उसके बदले में तो उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। ये शायद इसलिए कि अंतिम समय पर अजीत जी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि जो कुछ भी उन्होंने किया है कितना गलत है। चाहे ये चीज़ें पीएलआर में क्लियर नहीं हुई, लेकिन अब हम इस कड़ी को जोड़ सकते हैं कि शायद उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी होगी, या उसके प्रति अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की होगी। इसी वजह से ये अकाउंट तो खुला, क्योंकि कर्मा कहीं नहीं जाते, वो तो खुलते हैं, लेकिन कम असर के साथ। ये तो कुछ भी नहीं है ना जो उन्होंने किया। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया है वो और भी ज़्यादा अलग तरीके से उनके सामने आए, लेकिन जब ये चीज़ें अजीत जी के सामने क्लियर हुई तो उन्हें ये समझ में आया कि हमारा किया हुआ कोई भी कर्म यूं ही बिना कोई असर दिए नहीं जाता है। असर आने में चाहे आज, अभी या अगला जन्म लग जाए, असर तो आता है। और अच्छा यही है जितना जल्दी मिल जाए, क्योंकि जितना जल्दी मिलता है उतना हल्के में ख़त्म हो जाता है। ना सिर्फ हल्के में ख़त्म हो जाता है, बल्कि पर यह होता तभी है जब आपके अंदर सही मायने में अपनी गलती का एहसास हो, पश्चाताप हो, अदरवाइज़ नहीं होता। अदरवाइज़ तो एक टाइमलाइन है जो इंतज़ार करती है कि कब वो ऊर्जा जो आपने क्रिएट कर दी है, जो भी कर्मा किया है, वो आपके पास आए, तब आए जब आप ना तो सिर्फ उस कर्म को चुकतू कर सकें, बल्कि सीख भी सकें कि क्या गलत कर दिया जो नहीं करना है। और उससे भी बेहतर उस चीज़ को सीख कर समाज को कुछ पॉजिटिव दे सकें। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, तब वो कर्मा रिटर्न आता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार ये सब चीज़ें इकट्ठी होने में कई जन्म लग जाते हैं। तो वो खुल के तो तभी आएगा जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएँगी। लेकिन अब टाइम भी तो अपना एक असर रख रहा है ना, टाइम के साथ भी तो ब्याज तो उसमें लग ही रहा है ना। अब ठीक है, आपने धन अचीव करने में देरी लगा दी हो, मान लेते हैं आपने किसी से कर्ज़ा लिया। आप कहते हैं कि मैंने तो 10 साल पहले कर्ज़ा लिया था, लेकिन कर्ज़ा मैं चुकाना भी चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे पैसा कमाते-कमाते, जोड़ते-जोड़ते 10 साल लग गए। अरे भैया, आपको 10 साल लग गए, ठीक है, मान लेते हैं आपकी नीयत थी चुकाने की, आपको 10 साल लग गए। लेकिन जिसके साथ आपने किया है, उसका तो हिसाब था ना, ब्याज तो लगेगा ना 10 साल का। अब अगर आपको 10 साल लग गए वो धन अर्जित करने में जो आपने चुकतू करना था, तो बेशक वो आपका कर्मा है, लेकिन वो ब्याज जुड़ेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो कर्मा आपने कर दिया, वो अपनी टाइमलाइन जब उसकी होएगी, जब आपका उस ऊर्जा को ना सिर्फ चुकतू कर सकेंगे, ना सिर्फ उससे सीख सकेंगे, बल्कि कुछ पॉजिटिव समाज को दे सकेंगे। ये 3 कंडीशन अप्लाई होंगी आपके ऊपर, तब वो चीज़ रिटर्न आएगी आपके पास। अब कई बार अब जब कई बार वो मतलब जो आपने गलत कर्म किया वो उसी बर्थ में नहीं आया, वो नेक्स्ट बर्थ में, उससे नेक्स्ट बर्थ में, 4 बर्थ बाद, 5 बर्थ बाद। तो भैया वो 4-5 बर्थ 5 जितने भी बर्थ बीच में वक़्त, साल जितने गुज़र गए हैं, वो तो काउंट होंगे, उनका तो ब्याज जुड़ेगा। अब ये आपका है कि आपने कितना पश्चाताप किया है, कितनी अपनी गलती को जल्दी सुधारना चाहते हैं, तो कम या ज़्यादा ब्याज हो जाएगा, लेकिन वो तो जुड़ेगा। तो अजीत जी का केस तो यहीं समाप्त होता है।
अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे इसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।